तो फर्स्ट जनरेशन में के-पॉप म्यूजिक ने कोरियन वेव को स्पीयरहेड किया था, जहां एचओटी, एसईएस और जीओडी जैसे आइडल ग्रुप्स और बोआ और ली हयोरी जैसे पॉपुलर सोलोइस्ट ने कोरियन म्यूजिक को कई सारी एशियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। इसके अलावा वन टाइम जैसे हिप हॉप ग्रुप ने साउथ कोरिया में हिप हॉप म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। के-पॉप की फर्स्ट जनरेशन की टाइमलाइन की बात की जाए तो वो है 1996 से लेकर 2002 तक। इस टाइम पीरियड में कई सारी म्यूजिक लेबल्स ने कई सारे आइडल ग्रुप्स क्रिएट किए थे, लेकिन कोई भी एसएम, जेवाईपी और वाईजी एंटरटेनमेंट की बराबरी नहीं कर पाता। और यही चीज़ सेकेंड जनरेशन में भी कंटिन्यू होने वाली थी। जहां फर्स्ट जनरेशन में के-पॉप की सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, वहीं सेकेंड जनरेशन ने के-पॉप को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर दिया था। और जो ओल्ड के-पॉप फैंस हैं वो ये जानते हैं कि सेकेंड जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आइडल ग्रुप्स ने डेब्यू किया है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू के-पॉप वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड जनरेशन के-पॉप आइडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और फर्स्ट जनरेशन की तरह सेकेंड जनरेशन में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइडल ग्रुप्स बिग 3 कंपनीज ने ही क्रिएट किए हैं। सो लेट्स बिगिन। सेकेंड जनरेशन के बिगिनिंग में के-पॉप कम्युनिटी में एक रूमर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जो था बिग 3 लिवरेज। यानी जो आइडल्स बिग 3 यानी कि एसएम, जेवाईपी और वाईजी एंटरटेनमेंट के अंडर डेब्यू करने वाले थे, उनका सक्सेसफुल होना पक्का था। इस रूमर का कारण था इन कंपनीज के पहले से पॉपुलर आइडल्स, जिनकी कमर्शियल सक्सेस की वजह से इन कंपनीज की ब्रांड वैल्यू उनके अपकमिंग आइडल्स की प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी। तो फर्स्ट जनरेशन की तरह एसएम एंटरटेनमेंट सेकेंड जनरेशन को भी शुरू करती है। वाईजी और जेवाईपी एंटरटेनमेंट के कंपेयर में एसएम एंटरटेनमेंट ने सेकेंड जनरेशन के सबसे ज़्यादा आइडल ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। और इसकी शुरुआत होती है टीवीएक्सक्यू के डेब्यू से। टीवीएक्सक्यू एसएम एंटरटेनमेंट का सबसे पहला सेकेंड जनरेशन बॉय बैंड था, जिसमें टोटल 5 मेंबर्स थे, जिनको असल में फर्स्ट जनरेशन के पहले आइडल ग्रुप एचओटी के मेंबर्स से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिली हुई थी, जिसके कारण टीवीएक्सक्यू को एचओटी का सक्सेसर भी माना जाता है। जापान और दूसरी एशियन कंट्रीज जहां के-पॉप पहले से काफी ज्यादा पॉपुलर था, टीवीएक्सक्यू वहां पर आसानी से सक्सेस और पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा टीवीएक्सक्यू सबसे पहले ऐसे आइडल ग्रुप थे जिन्होंने जापान म्यूजिक चार्ट्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। और स्योताजी एंड द बॉयज के बाद टीवीएक्सक्यू को बिलबोर्ड से रिकॉग्निशन भी हासिल हुई थी। आज के टाइम की बात करें तो टीवीएक्सक्यू अभी भी एक एक्टिव ग्रुप है, लेकिन अभी के टाइम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स ही रह चुके हैं, जो इसको ग्रुप की जगह एक डुओ बनाता है। एचओटी की तरह टीवीएक्सक्यू के सॉन्ग्स भी हेविली म्यूजिक फ्यूजन के-पॉप जॉनर पर बेस्ड थे। टीवीएक्सक्यू के बाद एसएम एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट ग्रुप होता है सुपर जूनियर। इस ग्रुप ने अपने नेटिव मार्केट में डेब्यू के साथ ही काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था। शुरुआत में इसमें टोटल 12 मेंबर्स होने वाले थे, लेकिन एसएम एंटरटेनमेंट के इवैल्यूएशन के टाइम इस ग्रुप में टोटल 13 मेंबर्स ऐड कर दिए जाते हैं। इस ग्रुप की सबसे खास बात ये थी कि इसके सारे के सारे मेंबर्स को ऑलराउंडर यानी कि वोकल, रैप और डांस की इक्वल ट्रेनिंग मिली हुई थी। सुपर जूनियर का डेब्यू 2005 में एसबीएस के म्यूजिक शो इंकिगायो में हुआ था। साथ ही साथ सुपर जूनियर सबसे पहला ऐसा के-पॉप आइडल ग्रुप था जिनकी सब यूनिट्स क्रिएट की गई थी। इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है 4 ईयर इन अ रो बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट होना। सुपर जूनियर के बाद एसएम एंटरटेनमेंट का सबसे यूनिक बॉय बैंड होता है शाइनी, जहां टीवीएक्सक्यू और सुपर जूनियर के सॉन्ग्स हेविली के-पॉप म्यूजिक फ्यूजन पर बेस्ड थे। वहीं शाइनी एसएम एंटरटेनमेंट का पहला ऐसा ग्रुप था जिसमें पॉप और आरएनबी म्यूजिक को यूज किया गया था। साथ ही साथ शाइनी ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत ही स्पेशल डांस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिली हुई थी। 2008 में डेब्यू करने वाले इस ग्रुप ने डांस प्रैक्टिस का ट्रेंड शुरू किया था, यानी कि जो डांस प्रैक्टिस वीडियो हम आइडल्स की म्यूजिक वीडियो के बाद देखते हैं, उसका ट्रेंड शाइनी ने ही शुरू किया था। साथ ही साथ शाइनी उन ग्रुप्स में से एक है जिनके सॉन्ग्स वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस हैं। सबसे पहले है रिंग डिंग डोंग, जिसको आपने किसी न किसी मीम वीडियो में जरूर सुना होगा। और दूसरा सॉन्ग है लूसीफर, जो असल में लूसीफर टेलीविजन सीरीज का ओरिजिनल साउंड ट्रैक है। तो इन 3 बॉय बैंड्स के अलावा एसएम एंटरटेनमेंट ने 2 गर्ल ग्रुप्स को भी क्रिएट किया था। इनमें से एक गर्ल ग्रुप ने 2007 में डेब्यू किया था। इस ग्रुप को सेकेंड जनरेशन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप माना जाता है, जिसका नाम था एसएनएसडी यानी कि गर्ल्स जनरेशन। एसएनएसडी उन ग्रुप्स में से एक है जो आज भी जापान और साउथ कोरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और इस ग्रुप में टोटल 9 मेंबर्स हैं। उनके 2009 में रिलीज हुए सॉन्ग
गी की वजह से उनको मेन स्ट्रीम हासिल हो जाती है। ये सॉन्ग साउथ कोरिया के साथ साथ जापान में भी बेस्ट सेलिंग सिंगल रहता है। इसके अलावा गर्ल्स जनरेशन सबसे पहला ऐसा आइडल ग्रुप था जिनके इंडिविजुअल मेंबर्स के फोटो कार्ड्स क्रिएट किए गए थे, जो आज के टाइम के पॉप फैंस को कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। गर्ल्स जनरेशन सेकंड जनरेशन के उन ग्रुप्स में से एक है जिन्होंने सेकंड जनरेशन कोरियन वेव को वर्ल्ड वाइड स्पीड हेड किया था और इसी टाइम के पॉप वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी हासिल कर पाता है। इसके अलावा गर्ल्स जनरेशन के पॉप का सबसे पहला ऐसा ग्रुप था जिसने अमेरिकन टेलीविजन पर ऑफिशियल डेब्यू किया था। इसके अलावा इनकी एल्बम आई गॉट अ बॉय सेकंड जेन आइडल्स की उन एल्बम्स में से एक थी जिन्होंने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट्स में डेब्यू किया था और बिलबोर्ड मैगजीन ने गर्ल्स जनरेशन को बेस्ट गर्ल ग्रुप ऑफ द पास्ट डेकेड भी डिक्लेयर किया है। गर्ल्स जनरेशन के अलावा SM एंटरटेनमेंट का एक और गर्ल ग्रुप था FX। इस ग्रुप में टोटल 5 मेंबर्स थे जिन्होंने 2009 में डेब्यू किया था और 2010 में उनकी रिलीज हुई एल्बम पिंक टेप के पॉप हिस्ट्री की हाईएस्ट रेटेड एल्बम है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। इसके अलावा पिंक टेप 2010 में एक लौती ऐसी कोरियन एल्बम थी जिसने बिलबोर्ड के बेस्ट एल्बम रैंकिंग में अपनी जगह बनाई थी। इस ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद इस ग्रुप को डिसबैंड कर दिया गया था। तो ये थे SM एंटरटेनमेंट के सेकंड जनरेशन आइडल्स। अब बात करते हैं JYP एंटरटेनमेंट की। जिस टाइम SM एंटरटेनमेंट के-पॉप को डोमिनेट कर रही थी, उसी टाइम JYP एंटरटेनमेंट ने भी अपने आइडल्स को डेब्यू करने की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। SM एंटरटेनमेंट जहां ट्रेडिशनल के-पॉप म्यूजिक फ्यूजन का यूज कर रही थी, वहीं JYP एंटरटेनमेंट ने पॉप और R&B ओरिएंटेड कंटेंट को प्रायोरिटी दी थी। यहां तक कि JY पार्क यानी कि इस कंपनी का फाउंडर भी खुद एक R&B सिंगर था। इसके अलावा JYP एंटरटेनमेंट ने टिपिकल डेब्यू प्रोसीजर की जगह रियलिटी सर्वाइवल शो का ट्रेंड शुरू किया था। 2006 में JYP एंटरटेनमेंट MTV वंडर गर्ल्स नाम का एक शो होस्ट करती है, जिसमें JYP एंटरटेनमेंट का सबसे पहला सेकंड जेन गर्ल ग्रुप वंडर गर्ल्स डेब्यू करता है। शुरुआत में इस ग्रुप में टोटल 7 मेंबर्स थे, लेकिन डेब्यू के 1 साल बाद ही किसी अननोन रीजन की वजह से 2 मेंबर्स इस ग्रुप को छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये 5 मेंबर ग्रुप बन जाता है। वंडर गर्ल्स का ब्रेक थ्रू सॉन्ग था सो हॉट, जो आज के टाइम साउथ कोरिया में एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। इस सॉन्ग को ब्लैकपिंक और ट्वाइस ने एज अ कवर भी परफॉर्म किया है। इस सॉन्ग के अलावा उनका एक और पॉपुलर सॉन्ग था नोबॉडी, जो अपने रिलीज मंथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर के-पॉप सॉन्ग बन जाता है। 2009 में वंडर गर्ल्स जोनस ब्रदर्स को उनके अमेरिकन टूर कॉन्सर्ट में ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद JYP एंटरटेनमेंट उनके साथ कोलैबोरेट करके वंडर गर्ल्स के नोबॉडी सॉन्ग का एक इंग्लिश वर्जन रिलीज करते हैं, जो आगे चलकर के-पॉप का एक बहुत ही यूनिक माइलस्टोन सेट कर देता है। ये के-पॉप का सबसे पहला ऐसा सॉन्ग था जिसने बिलबोर्ड हॉट 100 में डेब्यू किया था और 2017 तक वंडर गर्ल्स का नोबॉडी बिलबोर्ड हॉट 100 में हाईएस्ट चार्टिंग ग्रुप सॉन्ग था। गर्ल्स जनरेशन और वंडर गर्ल्स के-पॉप के सबसे पहले ग्रुप्स थे जिन्होंने अमेरिका में मेन स्ट्रीम हासिल की थी। वंडर गर्ल्स की कमर्शियल सक्सेस के टाइम 2007 में JYP एंटरटेनमेंट एक और सर्वाइवल शो होस्ट करती है, जिसका नाम होता है हॉट ब्लड मैन। इस शो में टोटल 11 ट्रेनीज की लाइनअप को सिलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम था वन डे। लेकिन इस शो के एंडिंग में इस लाइनअप को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक थे डांस ओरिएंटेड 2 PM, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और वोकल और बैलेड ओरिएंटेड 2 AM, जिसमें टोटल 4 मेंबर थे। 2 PM ने डेब्यू के साथ ही के-पॉप में एक बहुत ही अलग ट्रेंड सेट कर दिया था। उनके मस्कुलर फिजिक की वजह से उनको बीस्ट आइडल कहा जाता है। इसी के साथ उनके सॉन्ग्स काफी ज्यादा डांस ओरिएंटेड थे। साथ ही साथ 2 PM सबसे पहला ऐसा ग्रुप था जिसने कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइज कोरियोग्राफी के ट्रेंड को शुरू किया था और अपने डेब्यू के ठीक 1 साल बाद यानी 2009 में एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड, जो कि के-पॉप का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उसमें वो आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जीत जाते हैं, जहां एक नॉर्मल आइडल ग्रुप को इस कैटेगरी को विन करने में लगभग 2 या 3 साल तो लग ही जाते हैं। 2 PM के अपोजिट 2 AM अपने बैलेड और वोकल ओरिएंटेड सॉन्ग्स की वजह से डेब्यू के टाइम काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके सॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट हेवीली सॉफ्ट म्यूजिक और इमोशनल वोकल्स पर फोकस होते हैं। एक खास फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2 AM के डेब्यू के बाद उनका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिग हिट एंटरटेनमेंट को दिया जाता है, वही कंपनी जो आगे चलकर BTS को क्रिएट करने वाली थी। 2 PM की तरह 2 AM शुरुआत में काफी अच्छी रिकॉग्निशन हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनकी कमर्शियल सक्सेस 2 PM के कंपेयर में काफी ज्यादा कम हो जाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद ग्रुप के मेंबर्स अपने इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस हो जाते हैं। इन 2 बॉय बैंड्स और वंडर गर्ल्स के अलावा JYP एंटरटेनमेंट एक और गर्ल ग्रुप को फॉर्म करती है,
जिसका नाम था मिस ए, जिसको मिस एशियन या JYP सिस्टर भी कहा जाता है। ये K-pop का सबसे पहला ऐसा ग्रुप था जिसमें 2 कोरियन और 2 चाइनीज मेंबर शामिल थे और इस ग्रुप के सॉन्ग्स में ज्यादा मेच्योर कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था। साथ ही साथ मिस ए सबसे पहला ऐसा ग्रुप था जिसने गर्ल क्रश कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था, जो आज के टाइम K-pop में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। 2010 में डेब्यू होने वाले इस ग्रुप के डेब्यू सॉन्ग बैड गर्ल गुड गर्ल ने रिलीज होते ही साउथ कोरिया के गांव चार्ट्स में नंबर 1 पोजीशन पर डेब्यू किया था और ऐसा करने वाले मिस ए सबसे पहले आइडल ग्रुप थे। इसके अलावा ये सॉन्ग 2010 में बेस्ट परफॉर्मिंग सिंगल भी रह चुका है। वंडर गर्ल्स और मिस ए 2017 में अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद डिसबैंड कर दिए गए थे। जहां SM और JYP एंटरटेनमेंट कम्पीट कर रहे थे, वहीं YG एंटरटेनमेंट ने इस कंपटीशन को पूरी तरीके से वन साइड कर दिया था। सेकंड जनरेशन में YG एंटरटेनमेंट ने सबसे ज्यादा कल्चरल इम्पैक्ट डाला था। SM और JYP एंटरटेनमेंट के कंपेयर में YG एंटरटेनमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक बॉय बैंड और एक गर्ल ग्रुप को डेब्यू करवाया था, लेकिन इन 2 ग्रुप्स ने K-pop को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। YG एंटरटेनमेंट अपने बॉय बैंड को डेब्यू करने से पहले उनके मेंबर्स की रियल लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है, जिसमें ट्रेनीज की रियल लाइफ को पहली बार ओपनली दिखाया जाता है। इस लाइनअप में शुरुआत में टोटल 6 मेंबर थे, लेकिन इस शो के एंड में सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स ही रह जाते हैं, जो बिग बैंग नाम के ग्रुप से डेब्यू करते हैं। जहां सभी आइडल ग्रुप्स ने किसी न किसी म्यूजिक शो पर डेब्यू किया था, वहीं YG एंटरटेनमेंट बिग बैंग के डेब्यू के लिए एक प्राइवेट डेब्यू शोकेस ऑर्गेनाइज करती है। बिग बैंग का ऑफिशियल डेब्यू 2006 में सोल ओलंपिक स्टेडियम में होता है, जो सेकंड जेन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेब्यू माना जाता है। बिग बैंग ने डेब्यू के साथ ही K-pop फैन कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्वेंट किया था, जो था लाइट स्टिक। बिग बैंग के इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सेकंड जनरेशन के बाद कई सारे आइडल ग्रुप्स, यहाँ तक कि BTS भी बिग बैंग को अपना आइडल मानते हैं, जिसकी वजह से बिग बैंग को आइडल ऑफ द आइडल्स कहा जाता है। इस ग्रुप ने उस ट्रेंड को शुरू किया था जिसकी वजह से आज के टाइम BTS इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, जो है सेल्फ क्रिएटिंग कंटेंट। इस ग्रुप से पहले ज्यादातर आइडल ग्रुप्स के सॉन्ग्स उनकी कंपनीज बनाती थी, लेकिन बिग बैंग के लीडर जी ड्रैगन ने इस ग्रुप के मोस्टली सॉन्ग खुद राइट और प्रोड्यूस किए हैं। उनके सॉन्ग्स जैसे लाइस, हारू हारू और लूजर K-pop के हाईएस्ट रेटेड सॉन्ग्स में से एक हैं और बिग बैंग को बिलबोर्ड और रोलिंग स्टोन जैसी मैगजीन ने किंग ऑफ K-pop का टाइटल भी दिया है। आज के टाइम पर भी बिग बैंग की कल्ट फॉलोइंग वैसी की वैसी ही है और उनकी स्टूडियो एल्बम अलाइव K-pop ग्रुप द्वारा सबसे पहली ऐसी एल्बम थी जिसने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट्स में डेब्यू किया था। बिग बैंग की तरह YG एंटरटेनमेंट के गर्ल ग्रुप ने भी फीमेल आइडल्स का पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा चेंज कर दिया था। इस ग्रुप का नाम था 2NE1, जिसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। इस ग्रुप को लिटिल सिस्टर ऑफ बिग बैंग के नाम से प्रमोट किया गया था। जहां बाकी गर्ल ग्रुप के सॉन्ग ज्यादातर वाइब्रेंट कलर थीम्स पर बेस्ड थे, वहीं 2NE1 सबसे पहला ऐसा ग्रुप होता है जिनके सॉन्ग्स डार्क थीम्स पर बेस्ड होते हैं। बिग बैंग की तरह 2NE1 के मेंबर्स भी अपने सॉन्ग्स खुद बनाते हैं, स्पेशली उनकी लीडर CL। इसके अलावा 2NE1 ही वो ग्रुप था जिसने गर्ल क्रश कॉन्सेप्ट को K-pop में सबसे ज्यादा पॉपुलर किया था, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से आज के टाइम ब्लैकपिंक इतना ज्यादा पॉपुलर ग्रुप है। एक खास फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ब्लैकपिंक ग्रुप को असल में 2NE1 से ही डायरेक्ट इंस्पायर होकर बनाया गया था। 2NE1 के सबसे पॉपुलर सॉन्ग की बात करें तो वो है आई एम द बेस्ट, जो K-pop का बहुत ही कल्ट क्लासिक सॉन्ग है। बिग बैंग और 2NE1 ने K-pop में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के रिलेटेड रेवोल्यूशन नहीं लाया था, इसके अलावा उन्होंने स्टेज प्रेजेंस और फैशन जैसे ट्रेंड्स भी K-pop में शुरू किए थे, जैसे क्रेजी आउटफिट्स और इनसेन हेयर स्टाइल। आज के टाइम ये सभी पॉपुलर ट्रेंड असल में इन्हीं 2 ग्रुप्स ने शुरू किए थे और इन 2 ग्रुप्स के कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से YG एंटरटेनमेंट मोस्ट रेवोल्यूशनरी और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है। बिग बैंग और 2NE1 के अलावा YG एंटरटेनमेंट के सक्सेस के पीछे 2 और मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले है गंगनम स्टाइल। जी हाँ, वही सॉन्ग जिसने K-pop को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलवाई थी, उस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी YG एंटरटेनमेंट ही है। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है मेन प्रोड्यूसर टेडी पार्क होंगजून, यानी कि टेडी पार्क असल में YG एंटरटेनमेंट के फर्स्ट जनरेशन हिप हॉप ग्रुप वन टाइम का मेंबर था, जिसने ग्रुप के डिसबैंड होने के बाद YG एंटरटेनमेंट को एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन कर लिया था। बिग बैंग, 2NE1 और ब्लैकपिंक YG एंटरटेनमेंट के लगभग सभी आइडल्स के सभी पॉपुलर सॉन्ग इसी ने राइट और प्रोड्यूस किए हैं। तो ये थे बिग 3 यानी कि SM, YG और JYP एंटरटेनमेंट के सेकंड जनरेशन आइडल ग्रुप्स। अब कुछ ऐसे आइडल्स के बारे में भी बताता हूँ जो असल में बिग 3 का पार्ट नहीं है,
लेकिन फिर भी उन्होंने कम से कम कॉमर्शियल सक्सेस तो हासिल कर ही ली थी। सबसे पहले है सोलोइस्ट आईयू ली जी उन, यानी कि आईयू को असल में थर्ड जनरेशन आइडल माना जाता है, लेकिन इसने 2010 में डेब्यू किया था, जो इसको सेकंड जनरेशन आइडल बनाता है। लेकिन उसके मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल सॉन्ग असल में थर्ड जनरेशन के टाइम रिलीज हुए थे। बीटीएस की तरह आईयू भी एक सेल्फ मेड आइडल है, यानी कि उसने बिना किसी बड़ी प्रमोशन और बिना किसी बड़ी कंपनी के बैकिंग से अपना करियर खुद बनाया है। अपने नेशनल वाइड इम्पैक्ट की वजह से उसको नेशन लिटिल सिस्टर भी कहा जाता है। गर्ल ग्रुप्स की बात करें तो वो हैं टियारा, सिस्टर और कारा। वहीं बॉय बैंड्स की बात करें तो वो हैं बीस्ट, जिनको 2PM और शाइनी के कॉन्सेप्ट पर बेस रखकर बनाया गया था। तो ये थे के-पॉप के सेकंड जनरेशन आइडल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और के-पॉप के रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।